हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये अगर आपको रामनाथ कोविंद जी की फ़ोटो दिख रही हो तो इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस ये इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो लगा दी है। यहाँ तक कोई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री पावर जो होती हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बताऊं प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, कौन इलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बड़ा मज़ेदार डिस्कशन होने वाला है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सारा डिस्कस करेंगे। वोटिंग कैसे होती है प्रेसिडेंट की, वो डिस्कस करेंगे। आखिरकार प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से क्यों नहीं चुने जाते, वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और इस वीडियो में प्रेसिडेंट की पावर्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में हम एक चीज़ स्किप करेंगे, वो है इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में पावर। क्योंकि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट की हम अभी कर लें तो जब तक आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, मुझे नहीं लगता जब तक कोई करके फायदा है। ठीक है, बस 2 पॉइंट है उसके, वो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे उससे जब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि सारी चीजें कर लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लेंगे, लेकिन आपको समझ जब ही आएगा वो। ठीक है, और अगर आपको समझ आ जाए तो समझ लेना, हम समझा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो बुक रहेगी वो निश्चित रूप से लक्ष्मीकांत प्लस डी वासु का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आप यहां तक कोई शक मत करिएगा। और इससे पहले चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर इससे पहले आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि बार बार कह रहे हैं और आप कर नहीं रहे हो आजकल, है ना, तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और क्या कर सकते हो भाई, कमेंट कर दो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं। शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अगर सबसे मैं पहले बात करूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं इसके आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 52 से 78 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, मैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर इसके आगे की बात करें तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका क्या आंसर होगा, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हेड होते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। पहली लाइन यही है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। मैंने देश के बाबा क्यों लिख रखा है यहाँ पे, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में किसी की शादी हुई हो, ठीक है, तो आप उसका कार्ड देखना, जब ये जो कार्ड छपता है ना, यहाँ पे तो लिखा रहता है ये बेड्स नहीं, बर्सेस बोलने वाला था मैं, ये बेड्स, ये, ठीक है, यहाँ पे नाम देने की जगह होती है, यहाँ पे एक नाम छपा होता है यहाँ पे, है ना, प्रेषक, और ये और ये और ये, है ना। तो उसमें जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, स्पेशली जो बाबा होते हैं, उनका नाम छापा जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, जब आपके घर की शादी बुक हुई होगी, ठीक है ना, हलवाई किसने बुक किया, आपके पापा ने। ठीक है, हलवाई किसने बुक किया, आपके पापा ने, जो भी मतलब मेन काम कर रहा है। ठीक है, टेंट किसने बुक किया, वो भी आपके पापा ने। ठीक है भाई, सुनार पे मतलब सामान लेने कौन गया, ज्वेलरी का सामान लेने कौन गया, आपके पिताजी। ठीक है ना, आपके पिताजी। कपड़े किसने चूज किए, आपके पिताजी। जब सारा काम आपके पिताजी ने किया तो कार्ड पे नाम आपके बाबा का नाम क्यों, क्योंकि वो आपकी एक सॉलिडिटी, यानी कि आपकी इंटीग्रिटी, आपकी एक यूनिटी दिखाते हैं, वो आपकी यूनिटी दर्शाते हैं। ठीक है, तो सेम प्रेसिडेंट का केस है, वो आपकी सॉलिडिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दर्शाते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं देश के बाबा का नाम दे रहा हूं। जैसे आपके बाबा के पास कुछ पावर्स होती हैं, ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी कुछ पावर्स होती हैं कभी कभी। उन सारी पावर को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फिर आगे की, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी चुनता कौन है। मैं आपको एक बहुत मस्त स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है, मैं अपने आप भी मस्त बोल लेता हूँ, अगर आप नहीं बोलते हो तो। ठीक है, चुने हुए चुनेंगे, है ना, ये जो ओबामा जी दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये चुने हुए हैं, है ना, और ये चुनेंगे, यानी कि जो इलेक्टेड है वो ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकता है। इस चीज को ध्यान रख लेना, इलेक्टेड ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब भाई इलेक्टेड कहाँ के, मेरे घर के, ये थोड़ी है मेरे घर में वोटिंग हुई कि भाई मैं तो इलेक्टेड हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता। मैं बताता हूँ आपके इलेक्टेड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इलेक्टेड एमपीज, यानी कि लोकसभा सांसद जो हैं, जिन्हें आप इलेक्ट करते हो, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो। ठीक है, पार्लियामेंट के सांसद, पहली बात समझ आई, इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, लोकसभा के हो राज्यसभा के, लोकसभा तो वही जो आप सांसद बनाते हो, और राज्यसभा के जो, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो
तो मेंबर इलेक्टेड होते हैं कुछ मेंबर, ठीक है, वो विभिन्न विभिन्न टाइप से इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो मेंबर। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपकी विधान परिषद होती है जहां से आप मुख्यमंत्री बनाते हो, ठीक है, तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर है वो है ना, जिन्हें आप विधायक कह के चुनते हो, ठीक है। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पौंडीचेरी, जहां दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों के भी विधायक, ठीक है, इन दोनों के चुने हुए विधायक वोटिंग करते हैं, ठीक है। अब भाई रह कौन गया, ये तो बेचारे रह गए, कौन कौन रह गए वोटिंग करने में, कौन कौन नहीं वोटिंग कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ वोटिंग कौन कौन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, हालांकि अब लोकसभा में नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन आर्टिकल है वो खत्म कर दिया गया है, वो एंग्लो इंडियन जैसा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले एंग्लो इंडियन होते थे, है ना। राज्यसभा के 12 मेंबर, जो अगर आपको ध्यान हो तो आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब में, साइंस, इन सब में जो स्पोर्ट्स वगैरह जो मतलब एक सुपर होते हैं, उनको प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं, इसी कारण वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर पाते, ये चीज ध्यान रख लो बस, है ना। हालांकि करेंगे दूसरे प्रेसिडेंट या जो भी है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपका कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी आपका वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद की हम बात करें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो आपको तो बिल्कुल निकाल देना। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कभी आपने लोकल पॉलिटिक्स में ध्यान दिया हो तो एक एमएलसी के इलेक्शन होता है, जिसमें हमारे लोकल में तो टीचर ही ज्यादातर वोट डालते हैं, ठीक है। तो वो जो एमएलसी होते हैं, बाकी उसमें फिर कुछ नगर पालिका, पंचायत वगैरह इन लोगों के भी वोट डालते हैं, वो अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है कि 1/6, 1/12, 1/12 इस टाइप का कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे जब आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर, वहां डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन अगर वो नॉमिनेटेड होते हैं तो मतलब वो भी मेंबर जो नॉमिनेटेड नहीं होते, अगर वो इलेक्टेड भी है तो भी वोट नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। कहां के, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका मैं मेन रीजन बता देता हूं क्यों नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे यार इलेक्टेड है, मैंने बोला इलेक्टेड चुने हुए चुनेंगे, है ना, लेकिन मैं रीजन बता देता हूं आपको। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, भाई पहले तू ही बजा ले, है ना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो हर एक स्टेट में नहीं होती। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो हर स्टेट में नहीं होती, जो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है। मान लो किसी में तो है तो भाई उस स्टेट की तो वोट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ वोटिंग का हमारा पर्पज ये रहता है कि सबको बराबर का मौका मिले, सबकी हिस्सेदारी बराबर हो। देखो क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो है फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो आप बोलोगे प्रेसिडेंट से भाई एमपी से वोट करा लो, स्टेट से क्यों वोट कराते हो। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट को भी साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लास्ट क्लास में मेरा देखा हो, इमरजेंसी प्रोविजन, तो प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो पावर जब ही आती हैं जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्टेट ने उन्हें चुना हुआ होता है, ठीक है। अब ये काम प्रधानमंत्री भी तो कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्हें स्टेट नहीं चुनते, है ना। उन्हें कौन चुनती है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट स्टेट की नहीं होती, पार्लियामेंट यूनियन की होती है ना। तो इस काम को प्रधानमंत्री नहीं करते, इस काम को राष्ट्रपति कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो पूरे देश की बात आती है, तो पूरे देश में जो राष्ट्रपति है वो यूनियन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का एक दायरा बहुत बड़ा माना जाता है ना। इसीलिए बोला गया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो दिल्ली पौंडीचेरी के भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी वोट नहीं कर पाएंगे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी, कौन वोट कर पाएगा, कौन वोट नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं, यहाँ शायद वो आगे आएगी कहीं, तो मैं अभी आपको पहले बता दूं बोर्ड ऑफ एमएलए क्या होती है। बोर्ड ऑफ एमएलए, मैं आपको बोर्ड ऑफ एमएलए बता दूं, इसकी मतलब एक एमएलए की कितनी वोट होती है। तो देखो सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बटे टोटल मेंबर्स, टोटल लेजिस्लेटिव मेंबर्स, यानी असेंबली जितने, टोटल विधायक जितने हैं वो, ठीक है, टोटल मेंबर्स गुणा 1/1000, 1/1000, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये होती है एक एमएलए की वोटिंग की पावर। अब एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होती है, पेपर में आता नहीं है कहीं, बस मैं आपको बता दे रहा हूं। एमपी के वोट की पावर जो होती है वो होती है टोटल वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट, ऑल एमएलए वोट, ठीक है, बटे टोटल एमपी, बटे टोटल एमपी जी होती है एमपी की पावर की वोट। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, एक एमएलए की वोट इतनी होगी लगभग जितनी आपकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, लगभग, है ना। तो इसका मतलब ये निकल जाता है कि भाई हर एक एमएलए ने वोट दिया है ना, और हर एक एरिया का एक इलेक्टेड एमएलए होता है पूरे भारत में। तो यानी जब सब एमएलए ने वोट दी, यानी कि उन्हें पूरे भारत ने वोट दी है, यानी कि उन्हें पूरे भारत ने वोट दी है, ठीक है। उस हिसाब से पर्पस से फेडरल स्ट्रक्चर में माना जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो वोटिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अभी आएगा, मैं जब बताऊंगा क्या होता है ये, है ना। सीक्रेट बैलेट से ही वोटिंग होती है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट से ये वोटिंग होती है। चलते हैं आगे, टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि ऑफिस के जो टर्म है क्या रहते हैं। एक ऑफिस में
राष्ट्रपति जो वो कितने साल तक रह सकता है, तो 5 साल तक अपन ही भगवान है, यानी कि 5 साल तक राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रह सकता है। ठीक है, अब मजे की बात ये सुन लीजिए, वो ऑफिस में मान लो नया इलेक्शन हुआ नहीं, जैसे आज कितनी तारीख है, 28 फेब है। ठीक है, आज उसका कार्यकाल खत्म हो गया और इलेक्शन हो भी गया, तो भी नए प्रेसिडेंट को ही बनानी है, ओथ नहीं हुई है। ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है, कुछ भी कंडीशन बाकी है। मान लो वो आएगा 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को आएगा। ठीक है ना। अब 10 मार्च को हालांकि दूसरा रिजल्ट आने वाला है, कोई नहीं। अब 10 मार्च को आएगा, तो इसके बीच में जो 10 दिन रहेंगे, उस तब तक प्रेसिडेंट कौन रहेगा, तब तक जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो ही प्रेसिडेंट रहेंगे, यानी कि उनका टर्म उतने दिन के लिए बढ़ जाता है। ये चीज एक्सेप्शन में है, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद आगे ले चलूं। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक और चीज समझ लो, अमेरिका में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 बार की है। अमेरिका में मैक्सिमम लिमिट 2 बार की। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये प्रसाद है। ठीक है, आपको जितनी बार चाहिए आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 10 बार राष्ट्रपति बनना है आप बन सकते हो। ठीक है, और ये प्रसाद नहीं है, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मतलब जनता को पसंद आ रहे हो या एमपी एमएलए को पसंद आ रहे हो, तो आप निश्चित कितनी भी बार चाहो उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वोट छुपा के देना वरना अमित शाह आ जाएगा, है ना। वोट छुपा के देना वरना अमित शाह आ जाएगा, इसका मतलब यही है कि आपको जो सीक्रेट वोटिंग करनी है, आपको जो है सीक्रेट वोटिंग करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, हमें पता होता है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सी पार्टी, एक व्हिप जारी होता है। व्हिप बोलते हैं, जैसे मान लो एक पार्टी होती है, उसका एक अपना फॉर्मूला जारी हो जाता है कि आप सबको ऐसा 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 करना है। ठीक है, उसे हम व्हिप बोल देते हैं, यानी पार्टी की एक मत सहमति, है ना। तो व्हिप जारी हो जाती है, तो सबको पता होता है कि ये वाली पार्टी इसे वोट देने वाली है, ये वाला एमएलए इसे वोट देने वाला है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ एमएलए ना पार्टी से भरे पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए अलग वोट दिए आते हैं, है ना। तो अलग वोट देने में अगर मान लो पार्टी को पता चल गया, ठीक है, और मान लो 2 दिन बाद उनका समझौता होने वाला है, पार्टी को पता चल गया कि इसने वोट अलग दिए, तो निश्चित रूप से भाई वो तो पार्टी से निकाल देंगे उसे। व्हिप के अगर जो व्हिप फॉलो नहीं करता उसे आप पार्टी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसीलिए फिर क्या होता है, राष्ट्रपति में सीक्रेट वोटिंग होती है। कम से कम इतना तो है कि भाई आपका मन चाहे ऐसे कर लो, मतलब जैसे ये बंदा भग रहा है ना छुपके, है ना, ये आएगा वोट देकर चुपचाप छुपके निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ सिस्टम। बताता हूँ अभी, पहले इससे एक चीज ये समझ लो कि इसमें अगर कोई भी डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होने वाला है, अगर कोई भी इसके इलेक्शन में दिक्कत आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, समझो, एक तरह से मैंने एक इसका प्रेजेंटेशन बनाई थी हल्की सी, मैं उसे ही ना आपके सामने दिखा देता हूँ, दिखा क्या देता हूँ, उसे ही आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या है ये मान लो 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट के नाम है ए, वी, सी और डी। ठीक है, ये 4 कैंडिडेट हो गए। अब डी नहीं है, सॉरी, 3 ही कैंडिडेट है। ठीक है, और ये मान लो बंदे हैं वोटिंग देने वाले, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम, ये हैं वोटिंग देने वाले। ठीक है, अब इसमें मान लो इन्होंने वोटिंग का ऐसे दे दी, 2, 5, है ना, 4, 3, 1, सॉरी 5 है कैंडिडेट। ठीक है, डी भी 5 है, 2, 5, 4, 3, 1, फिर दे दी किसी ने 1, 2, 3, 4, 5, है ना, फिर दे दी किसी ने 3, 2, 1, 4, 5। अब इस टाइप से वोटिंग दे रहे हैं सब। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक नंबर की वोट गिनी जाएंगी। मान लो इसकी एक वोट आई, कुल 4, है ना, इसकी एक वोट आई 4। अभी मैं बता दूंगा कैसे जीत होती है। इसकी बी की एक नंबर की वोट आई, एक एक नंबर गिन लेंगे भाई, कितने पैसे एक नंबर मिला है, कितने पैसे एक नंबर मिला है। मान लो इससे जो बी को मिली है एक नंबर पे, वो मिली 0। ठीक है, इससे एक भी एक नंबर की वोट नहीं मिली। अगर सी को मिली मान लो 3, ठीक है, डी को मिली 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, और ई को मिली 1 वोट, ई को मिली 1 वोट। टोटल कितनी होगी, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी देख लो 10 थे, है ना। टोटल वोट कितनी होगी, 10। अब मैं आपको जीत का फॉर्मूला बता देता हूँ, जीत कितनी होती है, जितनी टोटल वोट होती हैं, है ना, उतने। जितनी पोस्ट होती हैं, पोस्ट कितनी, 1, उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, उसमें 1 ऐड कर दो और 1 ओवरऑल में ऐड कर दो, तो 10 में 2 ऐड करे, 10 में 2 का डिवाइड दिया 5 और 1 6, मतलब कम से कम 6 वोट चाहिए थी। कम से कम जीतने के लिए 6 वोट चाहिए थी। यहाँ 6 वोट मिली किसी को, इसे 4 मिली, इसे 0, इसे 3, इसे 2, इसे 1, यानी कि 6 वोट नहीं मिली। अब ये 6 वोट लेने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा मिटा लो इसे, रुको मैं बताता हूँ। अब ये 6 वोट लेने के लिए क्या करेगा। देखो, ये जो वोट मिली थी इसे मान लो 1 वोट मिली थी इसे, ठीक है,
कहाँ गया बेटा, आ जा। इसे 1 वोट मिली थी। अब 6 वोट लेने के लिए सबसे कम वोट है इसकी, 0 वाले की। तो इसकी जो 2 नंबर की वोट है, जो 2 नंबर की वोट है, मान लो इसके 2 के नीचे इसे 1 नंबर मिल जाता है, इस पे +1 वोट हो जाएगी, ठीक है। इसकी 2 नंबर की वोट है तो इस पे +1 यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि अब इसकी कितनी वोट हो गई 1 नंबर की, 2 वोट। अब दोबारा से गिनी जाएगी, ठीक है। अब मान लो इसकी हो गई 6 वोट, अब मान लो इसकी हो गई 6 वोट, ठीक है। यानी कि क्या था कि बी को जो 2 नंबर मिली है वो सी को 1 नंबर पे मिली थी, यानी 1 नंबर के बाद बी प्रेफरेंस थी। तो अब दोबारा से जब गिनेंगे तो सी की हो जाएंगी 6 वोट, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस की। तो जब सी की 6 वोट हो जाएंगे तो जो विनर होगा वो सी हो जाएगा। समझे नहीं समझे? पहले गिनेंगे, अगर पहली बार में इसकी 6 आ जाती तो ये विनर था, अगर पहली बार में 6 नहीं आई तो जो सबसे कम है उसे डिलीट करेंगे और जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस वोट है उसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर देंगे। यानी जो उसने 2 नंबर की वोट दे रखी है बी को, वो जो 2 नंबर वाली वोट है, वो जो उसके ऊपर नीचे जिसके भी 1 नंबर की वोट दी होगी उसने, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। क्या मतलब है इसका कि भाई पहले वो दूसरे को चाह रहा था, फिर बी को चाह रहा था, लेकिन अब बी रहा नहीं तो उसकी वोट उसे ट्रांसफर कर दी जाए। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। नहीं आया तो इस पर एक अलग से वीडियो बना लेंगे, चिंता मत करना। ऐसा पेपर में आता नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। बस आपको इतनी चीज पता हो, मजा आ जाएगा। और बताओ जिंदगी में क्या चाहिए, है ना, कि ना ही कुछ अदा करना मौला। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि पढ़ना जरूरी नहीं, नागरिक होना जरूरी है ना, समझे। पढ़ना जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो आपकी मैं बता दूं, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है, और पॉलिटिक्स में तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कहीं नाम भी नहीं है। अब चाहिए क्या क्या उसे? सबसे पहले देखो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज तो रट लो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या होगी उसकी? भारत का नागरिक होता है कम से कम इतना तो हो कि अपने पैरों पर चल पाए, यानी कि उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है राष्ट्रपति की 35 साल होनी चाहिए और सांसद की 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लान एक्सपायर दिख रहा है ना, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको वो फंसाएंगे यहाँ पे लिख देंगे पार्लियामेंट। ही शुड बी कंडीशन मतलब इलेक्टेड एज पार्लियामेंट। आप क्या सोचोगे, हाँ यार पार्लियामेंट तो उसे जिता दी तो पार्लियामेंट हो जाए, बिल्कुल गलत है गाइस, है ना। वो जो मतलब जो उसकी कंडीशंस होनी चाहिए वो लोकसभा के मेंबर की होनी चाहिए। अब देखो आप समझो, मैं आपको बताऊं राज्यसभा का, मान लो राज्यसभा में उसने किसी क्षेत्र में अच्छा किया हो तो राज्यसभा में तो मेंबर जब भी जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो लोकसभा के मेंबर की स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ड्यूरिंग होल्ड ईयर प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं बता दूं जहां आपको एडिशनल इनकम हो रही हो एज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, सॉरी एज ए गवर्नमेंट में आपको एडिशनल इनकम हो रही है, वो आपने कोई मतलब और नया ऑफिस संभाल रखा हो, ठीक है। वो ऑफिस क्या हो सकता है? आपका मंत्री हो सकते हो आप, है ना, जो माना नहीं जाता। जैसे आप मान लो किसी सरकारी कर्मचारी के बैंक को, ठीक है, सरकारी बैंक के कर्मचारी हो, ठीक है ना। तो अगर आप कर्मचारी हो और आप बनना चाहते हो राष्ट्रपति, तो अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो आपको इस कर्मचारी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, है ना। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। हालांकि मंत्री, सांसद, विधायक, गवर्नर और इस समय जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब जो हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद कंडीशन, शर्तें लागू, कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो सबसे पहली बात मैंने बोला कि वो लोकसभा का मेंबर चुनने लायक होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर हो, किसी का मेंबर ना हो, ना वो एमएलए हो, ना वो एमएलसी हो, ना वो एमएलए हो, ना वो एमएलसी हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना नहीं चाहिए। दूसरे अगर उसकी बात करें तो अब उसे मिलेगा क्या क्या, ठीक है भाई, ये भी है, अगर कुछ कर रहे हो तो कुछ मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ उसे क्या क्या मिलने वाला है। उसे जो मिलने वाला है, एक तो फ्री का घर, ठीक है, उसकी आधी तनख्वाह, 50% सैलरी की पेंशन एज ए सैलरी, ठीक है। और इसके बाद की बात करूँ, वो उससे जो फायदा होने वाला है वो फायदा ये होने वाला है कि अगर मान लो उसके पास कोई क्रिमिनल चार्ज है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल चार्ज तो पहली बात प्रोसीड हो ही नहीं सकता। और मान लो अगर उसका कोई पर्सनल एक्ट है, ठीक है, तो वो भी प्रोसीड नहीं हो सकता, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और उसमें भी एक कंडीशन है कि उसे पहले 2 महीने का यानी 2 मंथ्स का नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद की मैं बात करूं फिर आपसे ओथ की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ओथ दी नहीं है, मतलब जब भी प्रेसिडेंट आता है उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। और जो अगर मैं उसकी बात करूं तो जो ओथ दिलाने वाले होते हैं प्रेसिडेंट को, वो दिलाते हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, उनकी पोस्ट खाली है, तो जो भी उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिला देगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ओथ में क्या बोलते हैं, वही टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, है ना, ये सारी टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें ओथ में बोली जाती हैं। और एक और पॉइंट बचा, मैं बता ही रहा हूँ तो बता देता हूँ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ये 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, दूसरा पॉइंट ये है कि आप भैया कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओगे, और तीसरा पॉइंट है कि आप जनता की सहायता के लिए जो आपसे बन पड़ता है वो करोगे, ये होती है ओथ। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं ओथ की बात करूं तो हाँ, जो भी अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है उसे भी ओथ लेनी पड़ती है सेम प्रोसेस से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई, चलो आप ऑफिस में तो आ गए, अंदर बाहर जाओगे कैसे, तो इसमें मैं पहले इंपीचमेंट की बात कर लेता हूँ। इंपीचमेंट क्या होता है, इंपीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को आपको हटाना है, सत्ता से हटाना है। ठीक है, संविधान का। अब जो इंपीचमेंट होता है वो केवल एक ही कंडीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 61 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 में आपको दिया हुआ है इंपीचमेंट जो है, और वो है एक ही कंडीशन पे, आर्टिकल नंबर 61, ये लिख लो आप, एक कॉपी में नोट कर लो कि आर्टिकल नंबर 61 जो है वो इंपीचमेंट का है। और ये जो इंपीचमेंट है इस आधार पे दिया जाता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है। अगर आपने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया तो आपके ऊपर इंपीचमेंट केस चलाया जा सकता है, वरना आपकी इंपीचमेंट नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। एक और चीज, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गिवन डेफिनेशन नहीं है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है इंपीचमेंट। आप सपोज करो कि आपको लगा कि भैया इन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है, तो 1/4 मेंबर जो है पहले उस रिजोल्यूशन पे साइन करके उस रिजोल्यूशन को एक पार्लियामेंट में, एक हाउस में लेके आएंगे, किसी भी हाउस में ला सकते हैं पहले, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, अब जिसमें भी लेके आएंगे तो उसके जो इसे पास कर देंगे 2/3 मेजोरिटी से। तो जो दूसरा वाला हाउस है वो इस समय एक जज की तरह काम करेगा। ठीक है, कोर्ट की तरह काम करेगा। पहले हाउस में रिजोल्यूशन पास होगा, दूसरे हाउस में कोर्ट की तरह वो काम करेगा। वो क्या करेगा, इनसे पूछेगा राष्ट्रपति जी से कि तुम अपना व्यू दो। ठीक है, राष्ट्रपति जी से व्यू मांगेगा, फिर ये अपना एक देखेगा कि पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं था, वो सारी चीजें एज ए जजमेंट देखने के पश्चात अगर इसने बिल पास कर दिया 2/3 से, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इम्पीच हो जाएंगे, है ना। अभी तक हालांकि भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये बिल पास नहीं करती है लोकसभा तो ये प्रेसिडेंट जो है इम्पीच नहीं होंगे, यानी कि अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस होता है, कहीं से भी प्रोसेस शुरू हो सकता है, प्राइवेट मेंबर इस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास मुझे नहीं लग रहा कि इंपीचमेंट में आपको बताने के लिए कुछ भी है। अब देखो, हिज ऑफिस कैन बी वेकेंट इन द फॉलोइंग वेज, अब उसका जो ऑफिस है वो खाली कैसे कैसे होगा, जो आया है वो जाएगा, निश्चित रूप से भाई जो आया है वो जाएगा। ठीक है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, है ना, तो यही चीजें होती हैं, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। देखो, उसका जो ऑफिस खाली हो सकता है 5-6 कंडीशन, मान लो आप प्रेसिडेंट हो, मान लो, ठीक है, अब आपका ऑफिस कैसे कैसे खाली हो सकता है, आपका ऑफिस ऐसे ऐसे खाली हो सकता है कि आप या तो 5 साल पूरे हो जाए आपके, है ना, 5 साल पूरे हो गए उसके बाद आपका ऑफिस खाली, ठीक है, या फिर आपका जो ऑफिस खाली हो सकता है वो ऐसे खाली हो सकता है कि आप रिजाइन दे दो, आपको कुछ गुस्सा आ गई और आपने रिजाइन दे दिया, या आपका ऐसा ऑफिस जो खाली हो सकता है कि आपको इम्पीचमेंट लगा दिया हो आप पे, आप इम्पीचमेंट से हट गए, या भाई जो दुनिया में है वो जाएगा, यानी कि आप निकल लिए इस दुनिया से, मर गए। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट ने आपके इलेक्शन को इनवैलिड बोल दिया हो। इस सारी कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पोस्ट से जा सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी कंडीशन, सबसे पहली तो भैया आपने कि आपके 5 साल पूरे हो गए, फिर आपने रिजाइन दे दिया, अगर आपने रिजाइन भी नहीं दिया तो आपको लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर भगा दिया, अगर आपको मिलकर भी नहीं भगाया है तो यह है कि आप जो है अपने ऑफिस में ही मर गए। ठीक है, और अगर आप अपने ऑफिस में मरे भी ना तो इससे बुरा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया। ठीक है, तो इस समय जो एक्टिंग करेगा, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रिजाइन देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, इस चीज को याद रखना। ओथ कौन दिलवा रहा है उसे, सीजीआई, ओथ कौन दिलवा रहा है उसे, सीजीआई, रिजाइन कौन ले रहा है उससे, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें वन लाइनर में हमेशा आपको आती हैं, फंसाती हैं। ठीक है, तो इन चीजों से बचकर रहिएगा। बाकी अगर इसके बाद की हम बात करें तो प्रेसिडेंट की बात करें तो अगर मान लो भाई, अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली हो गया, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट, आज प्रेसिडेंट मर गए,
वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है, उसके बाद फिर कौन बनेगा आपका प्रेसिडेंट? तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे सीजीआई। और मान लो सीजीआई भी निकल लिया इस दुनिया से या वो नहीं है कैसे भी, है ना, तो जो फिर होगा वो हो जाएगा फिर आपका सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज। वाइस जो प्रेसिडेंट होंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट जज। अब मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बता दूं, इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ ये बता दूं। मान लो ठीक है, अब जैसे इनके 5 साल में रह गई थी 1 साल, यानी 28 फरवरी को 5 साल होने वाली थी प्रेसिडेंट की, वो आज इस दुनिया से निकल ली है। अब अगले मान लो 6 महीने तक, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है ना, खाली किस टर्म के अलावा, टर्म ये है कि अगर उनका 5 साल पूरे होने के अलावा अगर कहीं भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम 6 महीने में भरनी पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने में भरनी पड़ेगी, मिनिमम आपके पास कोई टाइम नहीं दे रखा है ना। अब मान लो 6 महीने तक जो प्रेसिडेंट आएगा उसका ये वाला टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो 6 महीने के लिए होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने जैसे अपने कभी ग्राम प्रधान या कभी प्रधानी के इलेक्शन देखे हैं, उसमें क्या होता है, मान लो अगर आप 1.5 साल पहले मर गए, ठीक है, प्रधान हो, है ना, तो उसके बाद 6 महीने में इलेक्शन होना होता है। जब इलेक्शन होता है तो अगर आपका 1 साल से ज्यादा कार्यकाल बच रहा है तो वो जो नया प्रधान बनता है वो खाली 1 साल के लिए बनता है, या जितना टाइम आपका बच रहा होता है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए ही बनेगा, वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, जब प्रेसिडेंट साहब आए हैं, इतनी बड़ी पोस्ट ली है, इतने सुबह सुबह सैल्यूट करते हैं, तो मैं तो उनकी इस बात से परेशान हूँ, कोट पैंट में बेचारे रह कैसे ले पूरे दिन, ठीक है, मैं तो इस बात से बहुत परेशान हूँ। तो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है कुछ, यानी कि कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है। तो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हम डिस्कस कर लें तो सबसे बड़ी तो एग्जीक्यूटिव पावर यही है कि जो आपके दादाजी हैं, जैसा मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि उनके ही नाम पे सारा बिल फटेगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है गैज। और मुझे नहीं लग रहा कि हमने अभी कुछ छोड़ा है, और अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ छोड़ा हो तो बता देना, हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि हमने कुछ छोड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें तो एग्जीक्यूटिव पावर ये हो गई। उसके बाद वो सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके मन में आए इच्छा भी है, बोले चलो यार तुम्हें काम करने की मैं सही से एक रूल बना दे रहा हूँ, तुम इस रूल से काम कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो एक तरह से मतलब उसका त्यागपत्र स्वीकार कर सकते हैं और उसे एक अपने पद पर नियुक्त कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब वो कौन कौन से पीपल को और को वो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब अपॉइंट करते हैं, हम उस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो मैं बताऊं आपको, वो कंट्रोलर एंड जनरल कैग को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शनल कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन यूनियन गवर्नमेंट से जब खाली बैठे हुए ऐसे फोन लगाते हैं, हाँ भाई साहब ये वाली फाइल दे जाओ, मुझे जरूरत है, ठीक है, वो फाइल मंगा सकते हैं अपनी पावर से, ठीक है। वो पीएम से बोल सकते हैं कि भाई आजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया आके मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद वो नेशनल कमीशन किस किस के लिए बना सकते हैं वो चीज देख लीजिएगा। तो वो जो नेशनल कमीशन बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड के लिए, वो इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद की मैं बात करूं, वो यूनियन टेरिटरीज के जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में गवर्नर समझते हो, यानी कि एलजी जो होते हैं, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बोल सकते हैं, और उनके पास पावर है कि वो किसी भी शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी संवैधानिक पद हैं उन पर अगर प्रेसिडेंट नियुक्ति कर रहा है तो वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर में जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई एक्शन लिया तो उसका जो बिल फटेगा वो भी आपके प्रेसिडेंट के नाम पे फटेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर में थोड़ा सा और डिफाइन करूँ तो ये होगा, जैसे मान लो आपने एक सीमा, किसी की सीमा ले ली, है ना, किसी की आपने सीमा ले ली या खुशी ले ली, सीमा ही ले लो, खुशी तो गलत हो गया, सीमा का मतलब आपने किसी की टेरिटरी ले ली, ठीक है। तो उस टेरिटरी के जो साइन होंगे वो प्रेसिडेंट के होंगे कि हाँ जी ये टेरिटरी मैंने तुमसे छीन ली है ना। तो ऐसे हरकत कौन करता है, फंसाओ प्रेसिडेंट को, है ना। बहुत चालाक थे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी उम्र ही क्या है, बुलाओ पार्लियामेंट को। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि आप पार्लियामेंट को बुला सकते हो, सम्मान कर सकते हो, पार्लियामेंट को प्रोरोगेट कर सकते हो, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेते हैं गाइस। ही समन्स और प्रोरोगेट पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, सॉरी पार्लियामेंट तो डिसॉल्व होती नहीं, लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। ही समन है ज्वाइंट सिटिंग। मैं आपको बता दूं, अगर आप मनी बिल को छोड़ दो, खाली मनी बिल को छोड़ दो, मनी बिल को छोड़ के बाकी जितने ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपस में सहमति नहीं मिलती तो उन्हें एक जगह बुलाओ और उनसे बिल पास करा लो। फायदा किसका होता है इसमें, लोकसभा, क्योंकि इसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं तो इसके पास बहुमत बन जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो 12 मेंबर्स जो है उनको भी नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है।
दो एंग्लो इंडियंस है। अब वो इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन दिख रही हो ना किसी भी मेंबर की, तो भैया कि इसे डिस्क्वालीफाई कर दूं कि नहीं एमपी की, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं वो जो है सर्टेन टाइप ऑफ बिल जो है वो उसे रिकमेंड करते हैं, परमिट करते हैं। जैसे अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कोई बिल है, अगर आपका कोई स्टेट से रिलेटेड बिल है, तो आपको पहले जो है स्टेट की प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो बिल आप लोकसभा या राज्यसभा में ला सकते हो, है ना। अगर उसके बाद की बात करें, ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि आपने एक तरह से मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा भी, तो आपने एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हो, एक सेम एज रूल ऐसे रूल पास करते हो जिस रूल को पार्लियामेंट पास कर सकती थी, खाली उसी सब्जेक्ट पे, है ना, और सेम उसी इंटेंशन के साथ। तो जिस रूल को पार्लियामेंट पास कर सकती थी उसे प्रेसिडेंट पास कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसे अप्रूवल कराने के लिए 6 महीने तक जो ये अपना ऑर्डिनेंस है इस पर साइन कराने होते हैं, इस पर साइन कराने होते हैं पार्लियामेंट के। हो गया तो ठीक, ना हुआ तो टाटा बाय बाय, ठीक है। और उसके बाद अगर अब वो बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखता है, तो उस रिपोर्ट के हम बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल पावर टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्राइज रिकमेंडेशन इज मस्ट, यानी कि वो पार्लियामेंट के सामने क्या क्या बताते हैं, यूनियन बजट रखते हैं और डिमांड ग्रांट बताते हैं और कंटिजेंसी फंड उनके कंट्रोल में ये बताते हैं, और फाइनेंस कमीशन 5 साल बाद कैसे कैसे क्या क्या होगा वो सारी चीजें बताते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एग्जीक्यूटिव पावर समझ आ गई होगी, लेजिस्लेटिव पावर समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फांसी से बचाऊंगा तुमको। जुडिशियल पावर का स्पेशली मकसद आप यही समझ लो कि ये किसी को ना सजा से बचा सकते हैं, ठीक है। अब सजा से बचाने से पहले देखो, आप चीफ जस्टिस और सुप्रीम हाई कोर्ट जज के अपॉइंट किसके के बेस पे किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के बेस पे, ठीक है। वो एडवाइस भी लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जज से अगर उन्हें कभी लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज बाध्य नहीं है कि वो उनकी एडवाइस ले, और प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है कि वो उसकी एडवाइस को माने ही। इनके पास पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 72 में मैं आपको 3-4 पावर समझा देता हूँ, ये समझ लीजिएगा। पार्डन, पार्डन पावर क्या होती है, मान लो आपने कोई क्राइम किया, आपने करी फांसी, फांसी नहीं, आपने करी कोई हत्या, तो आपको हो गई फांसी, आपको हो गई फांसी, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बोलते हैं बेटा तू फांसी से भी मुक्त, तेरा क्राइम भी खत्म, तेरा क्राइम भी खत्म, और तेरा केस भी खत्म, तेरा केस भी खत्म, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये पार्डन में हो जाती है। रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में मान लो आपको मिली 20 साल की सजा, 20 साल की सजा हमको मिल गई, तो वो 20 साल की सजा जो है उसे अगर 10 साल में कन्वर्ट करना है तो वो रेमिशन आता है। रेमिशन यानी कि स्ट्रक्चर वही रहेगा सजा का, बस टाइम पीरियड कम होगा। रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में हो गया। रेस्पेक्ट में क्या होता है, मान लो आप कोई एक ऐसा बूढ़ा आदमी जैसे चक्की चलानी है, ठीक है, बूढ़े आदमी को चक्की चलानी है, अब वो जब चक्की चलाएगा तो हो सकता है उसके हाथ पैर काम ना कर रहे हो, तो उसे चक्की से मुक्ति दे दी जाएगी, है ना। तो यानी कि लेसर पनिशमेंट, जितना ओरिजिनल बोला गया था उस टाइम पे उससे बहुत कम, है ना। और रेप क्या होता है, रेप मैं आपको बता दूं, ये रेप ऐसा चीज है जो इंडिया के ही प्रेसिडेंट के पास है। मान लो आज एक सेंटर ने एक बिल पास किया, ठीक है, और जो सेंटर की सरकार है वो हमें भी दिख रही है 2 दिन में करने वाली है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को अपनी टेबल पर रख लेगा, बोलेगा हाँ हाँ भाई साहब आ जाओ, कल आप मैं पास करा दूंगा, आप आ तो जाओ, एक बार बिल तो पास हुआ है, साइन हुआ है, ठीक है। अब वो जाएंगे सुबह सुबह, ये सेंटर वाले के राष्ट्रपति तो अपना ही है, देखेंगे तो वहाँ बिल नहीं है ना, या फिर राष्ट्रपति नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस आती है तो ये रेप्राइव कंडीशंस में माना जाता है, यानी कि जहाँ प्रेसिडेंट ये सोचता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए है, इसमें बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हर जगह नाम चलता है। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट जो भी होते हैं वो किसके नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से चलना है। इसके बाद यार मैंने ना आज द हिंदू एनालिसिस पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, और उसके रिकॉर्ड कर रहा था, उसका माइक्रोफोन ऑफ रह गया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, है ना। तो गाइस अगर बीच में आपने यार देखो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, पता ना क्यों। अगर आपने के एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो के एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ, और बाकी मुझे नहीं लग रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तैयारी करो मस्त वाली, झक्कास, है ना। तो एक चीज़ बता दो आप मुझे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान किस देश का हिस्सा है, चाइना, ईरान, रसिया, यूके, जापान, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता देते हैं ना। हम बात करते हैं मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो मैं आपको बता दूं मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है यानी कि भारत की राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। मैं आपको बताता हूँ सैन्य शक्ति कैसी होती है। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन है, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमांडर डिफेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है उसे,
वो किसको अपॉइंट करता है, तो वो जो अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ, यानी कि तीनों चीफ को वो अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखो, अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करूँ, बाबू भैया इमरजेंसी है, आओ ना, आओ ना, है ना। अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूँ इमरजेंसी की, तो मैंने एक इमरजेंसी पे बहुत, मुझे लगता है भाई देखो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ 2-3 दिन तो इस गुमान में रहता हूँ कि मुझसे अच्छी वीडियो है ही नहीं किसी की, है ना। उसके बाद फिर नशा उतर जाता है कि तू नशा क्यों करता है। ये इमरजेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो तीन टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। मैं बता दूं आपको, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो, निश्चित रूप से इमरजेंसी आपको पूरी समझ में आने वाली है। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सरकार चला लेता हूं मैं भी। देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर मान लो कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस बना देते हैं अपने, यानी कि एक रूल जिसे पार्लियामेंट पास कर सकता था, ये भी सेम रूल को पास कर सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं मिली होती। जिस दिन इन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल मिल जाती है, अपने प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। आर्टिकल नंबर 123 डील करता है इससे, आर्टिकल नंबर 123 डील करता है इससे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 123 डील करता है। मैं बता देता हूँ वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है। देखो वीटो पावर में प्रेसिडेंट की चलती है मर्जी, है ना। आर्टिकल नंबर 111 में वीटो पावर दिखाई गई है, आर्टिकल नंबर 111 में वीटो पावर दिखाई गई है। अगर मैं आपसे कुछ वीटो पावर की ही बात करूं, तो सबसे पहली वीटो पावर जो आती है वो आती है एब्सोल्यूट वीटो। सबसे पहली जो वीटो पावर आती है वो एब्सोल्यूट, दूसरी सस्पेंसिव, है ना। तो ये वीटो पावर है। तीसरी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना। और चौथी शायद कोवालेंटो, या नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटेटिव नहीं, फिर सस्पेंसिव, पॉकेट, एब्सोल्यूट। जो इंडिया के पास है वो 3 है। दोबारा समझ लो यार कौन कौन सी 3 है। पॉकेट, सबसे पहली पॉकेट, उसके बाद फिर सस्पेंसिव, अंतर समझाऊंगा अभी सब में, है ना। और उसके बाद पॉकेट वीटो, उसके बाद पॉकेट वीटो तो होगी, फिर एब्सोल्यूट वीटो, फिर एब्सोल्यूट वीटो। ये 3 वीटो हैं उसके पास, जो प्रेसिडेंट के पास रहती है, ठीक है। पॉकेट वीटो की मैं बात करूं, पॉकेट वीटो स्पेशली जब लगता है कि आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, है ना, कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस मतलब इस सरकार को कुछ नहीं होने वाला तो आप उस बिल को ना अपने पास रख लोगे, ठीक है। ये होता है आपका पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट अगर वीटो की मैं बात करूं आपसे, तो एब्सोल्यूट वीटो होता है कि आप बिल अपने पास रख लिया है ना, और फिर लोकसभा भी खत्म हो गई है, तो यानी वो बिल जो है वो आपने एक्ट ही नहीं बनने दिया, ये तो होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। और इसके बाद यानी मान लो या तो पहली कैबिनेट ने बिल दिया था, दूसरी कैबिनेट बन गई और आपने वो पास नहीं किया, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसके बाद हम अगर मैं सस्पेंसिव वीटो की बात करूं, तो वीटो की सस्पेंसिव की होता है, मान लो ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पास आपने एक वो भेजा, बिल भेजा कि भाई साहब इसे पास कर दो, राष्ट्रपति ने आपको तुरंत लौटा दिया पार्लियामेंट को कि नहीं जी मैं पास नहीं कर सकता, इसमें ये अमेंडमेंट कर दो। अगर मान लो उन बंदों ने अमेंडमेंट कर दिया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उस बिल को आपको वापस पास करके भेजना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, ठीक है। बेटा क्यों रो रहा है तू, है ना। इसके बाद की अगर हम बात करें पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो मैंने आपको बता दिया, वो जेब में रख लेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या वीटो आया था मेरे पे, क्या आ गया, वो जेब में रखेगा। कहीं कोई पूछेगा भाई साहब कुछ काम कर लोगे, हाँ जी देखो ये रहा वीटो मेरा, है ना, वीटो बस देख रहा हूँ कैसा कैसा है, क्या क्या है इसमें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की बात बता दूं, तो गवर्नर के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में गवर्नर के लिए वो क्या, गवर्नर के लिए जो रिजर्व होता है वो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर के लिए रिजर्व करता है प्रेसिडेंट। अब मान लो स्टेट में इमरजेंसी रूल लगाना हो, तो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से बोलेगा कि भाई तुम इस स्टेट को चला लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपकी समझ आ रही होंगी। वीटो पावर मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो पावर एक वो वीटो पावर है जिसमें भाई आपको जो पार्लियामेंट है, एक मिनट रुको, हाँ जी कहाँ थे तो हम स्टेट पे थे शायद, है ना। अगर मान लो स्टेट ने कोई बिल पास किया, ठीक है, अगर वो गवर्नर ने, स्टेट ने वो बिल, गवर्नर ने वो पहुंचेगा गवर्नर के पास असेंट लेने के लिए, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो असेंट वाला झंझट होता है ये 111 में होता है, आर्टिकल नंबर 111 में होता है ये, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 111 में प्रेसिडेंट का होता है ना। तो जब गवर्नर के पास जाएगा ये बिल पास करवाने, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर लिया, तो प्रेसिडेंट की इच्छा है वो बिल को पास करे या ना करे, ठीक है। अगर मान लो
प्रेसिडेंट ने वो बिल लौटा दिया, ठीक है, तो गवर्नर ने दोबारा असेंबली को लौटा दिया और असेंबली ने दोबारा पास करके दोबारा फिर वो प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो अब बताओ मुझे, प्रेसिडेंट उस बिल को पास करने के लिए मजबूर होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये काम पार्लियामेंट करती तो प्रेसिडेंट मजबूर है कि उसे वो बिल पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर यही काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया तो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी मजबूर नहीं है कि उसे ये काम करना पड़ेगा। वो उसे पॉकेट सस्पेंसिव किसी भी बीटो में उसे बिल को डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, पहले क्या रहता था, देखो जब तक 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंज हुए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये चेंज हुआ कि प्रेसिडेंट जो है ये सारे काम जो करेगा बिल के नियम, अभी मैं आपको चलो आगे बताऊंगा वो चीज जो मैं बताने वाला हूँ, है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो पार्लियामेंट के यहाँ जो ऑर्डिनेंस बना सकता है, मैं ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ये देखो पहले क्या था कि आर्टिकल नंबर 123 से ऑर्डिनेंस को डील करता है। तो पहले क्या था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से खाली ये बात थी कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऑर्डिनेंस दे देगा, है ना। लेकिन एक ये है कि मतलब वो प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ले लेगा। लेकिन ये चीज 44th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज हो गई, 44th 1978। इसमें क्या हुआ कि भाई एक सबसे पहली बात तो ये था कि अगर ऑर्डिनेंस होगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा, तो सबसे पहले तो ये चीज खत्म हुई। ये हुआ कि ऑर्डिनेंस जो है वो जुडिशियल रिव्यू में होगा। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू में होने के साथ साथ वो ऑर्डिनेंस आपको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, और वो जो ऑर्डिनेंस होगा रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट के आधार पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बीटो पावर, मेरी मर्जी भी मैंने आपको समझा दिया। बीटो पावर आर्टिकल नंबर 111 में आती है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आप बताओ मुझे कि क्या लग रहा है कि जो मैंने छोड़ा होगा, ठीक है। पार्डनिंग पावर ये बता दी मैंने, पार्डन, कम्युनिटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, डिप्राइव, है ना, मैंने बता दिया, शायद ये आ गई थी जहां तक मुझे, हाँ ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, एक इसमें होती है कम्यूटेशन, है ना। मैं आपको कम्यूटेशन बता देता हूँ, इसमें आई है कि नहीं आई मुझे, ये रही ना कम्यूटेशन, ठीक है, ये रही कम्यूटेशन, देख लो। कम्यूटेशन विद नेचर ऑफ पनिशमेंट, मतलब ये कम्यूटेशन जो है वो नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। पार्डन की हिंदी में आपको बता देता हूँ, पार्डन की हिंदी जो है वो क्षमा होती है। मैं देख के बता रहा हूँ हिंदी, यार मुझे हिंदी याद नहीं है निश्चित रूप से। कम्यूटेशन की हिंदी रूपांतरण होती है, कम्यूटेशन की हिंदी जो होती है वो रूपांतरण होती है, कम्यूटेशन की हिंदी रूपांतरण होती है, ठीक है। और रेमिशन की हिंदी जो है वो घटाव होती है, रेमिशन की हिंदी जो है वो घटाव होती है, यानी कि घटाना, ठीक है। और इसके बाद बात करूँ मैं, रेस्पाइट की जो हिंदी होती है वो मोहलत होती है, रेस्पाइट की जो हिंदी होती है वो मोहलत, मोहलत दे दी किसी को आपने, है ना। और इसके बाद जो लास्ट बचा रेप्राइव, इसकी हिंदी होती है दंड विराम, यानी कि ये बोलेगा कि भाई अभी आप जो कर रहे हो रुको जरा सब्र करो, है ना। तो ये कंडीशन किस में होती है, दंड विराम में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। और क्या छोड़ा है हम एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसमें, है ना। और ये जो, हाँ, आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि भैया जो प्रेसिडेंट की सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके मिनिस्टर्स में मतलब छिपी हुई है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो प्रेसिडेंट उसी के कहने में एक्सरसाइज को एडवांस करेगा। मैं ये बता रहा था 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट में जो चेंज हुआ था, ठीक है। और एक और चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोकसभा, है ना, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे हम, जब डिस्कस कर लेंगे। एक बार अगर मैं आपके आर्टिकल पर नजर मरवा दूं कि कौन सा आर्टिकल क्या काम करता है, तो आप एक बार ध्यान से देख लो। आर्टिकल नंबर 52 में जो आता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में दिया हुआ है। 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, 53 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल नंबर 54 में उसकी इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 54 में उसका इलेक्शन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्शन हो गया। आर्टिकल नंबर 55 में उसका मैनर है, मैनर की भाई वो इलेक्शन होगा कैसे कैसे, उसका मैनर है। आर्टिकल नंबर 56 में जो है, एक बार समझ लो जल्दी से, आर्टिकल नंबर 56 में वो कितने साल रहेगा। आर्टिकल नंबर 56 में टेन्योर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 में जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए। आर्टिकल नंबर 57 मतलब वो री इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 में री इलेक्शन लड़ सकता है। आर्टिकल नंबर 58 में क्वालिफिकेशन क्या है, वो आर्टिकल नंबर 18 में वही सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल उम्र होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्वालिफिकेशन होती हैं। आर्टिकल नंबर 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन क्या क्या होंगी उसे, है ना, शर्तें लागू वाले जो आपको स्लाइड दिखाई थी, कंडीशंस क्या क्या होने वाली हैं। आर्टिकल नंबर 60 की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 60 में ओथ आती है, आर्टिकल नंबर 60 में ओथ आती है। आर्टिकल नंबर 61 की बात करूं तो इम्पीचमेंट, मैंने जैसा कि बताया इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको पूरा बता दिया, है ना। आर्टिकल नंबर 61 में जो है वो इम्पीचमेंट आता है, आर्टिकल नंबर 61 में जो है वो इम्पीचमेंट आता है। आर्टिकल नंबर 62 की बात करूं तो फिल वैकेंसी, मतलब कितने महीने में अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली है तो वो कितने महीने में फिल कर देनी है।
तो ये सारे आर्टिकल हैं। 65 की बात करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज, अगर मान लो प्रेसिडेंट कहीं गए हुए हैं या उन्हें दस्त हो गए है ना, कुछ भी हो गया है ना, तो उस काम में अगर जब वाइस चीजें हमको ठीक है। और अब मैं आपसे आर्टिकल नंबर 65 के बाद बात करूं तो आर्टिकल नंबर 71 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है सारे, इन्हें हम जब भी डिस्कस कर लेंगे जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनियन बजट, अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें, मैंने ऐड करना भूल गया हूं। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो जो संसद को दो बार जरूर बोलेगा, ठीक है। वो कब बोलेगा, एक तो साल के शुरुआत में, मान लो आज साल की शुरुआत हुई, साल के शुरुआत में जो पहला सेशन होता है जब जब प्रेसिडेंट बोलेगा, मतलब अपनी स्पीच देगा, ठीक है। और जो दूसरी स्पीच होती है, मान लो जैसे ही लोकसभा नई आती है, एकदम नई नई है ना, नई नई वर्जन लोकसभा जैसी आती है, तो वो जब बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि दो बार वो सदन को स्पीच देता है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें क्या बचा हुआ है, स्पेशली स्पीच में, वो साल वाली स्पीच में तो वो यही बताता है लोकसभा वाले में तो कि आपका स्वागत है ना। और साल वाली स्पीच में कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या करने वाली, यानी अपना विजन देते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा होगा, मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है इसमें, ठीक है। और भाई चल जा, तेरा भला हो, भगवान भला करे, है ना। तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। बाकी फिर अगर आपने लास्ट में जाते जाते KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर बाकी कुछ छूटा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर में, वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी, तो आप ये मत सोचना कि कुछ छूट गया है ना। अगर आप KNP एनालिसिस को डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगी कि कुछ नहीं छूटा है। तो आप KNP एनालिसिस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी सब्सक्राइबर बढ़वा दो बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हाँ बस चलते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो होगी, ये मुझे पता था थोड़ा लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़े शॉर्ट में कोशिश करी है। और वाइस प्रेसिडेंट में भी हो जाएगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।